guys, a very good इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे जल्दी से ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे। ओके, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। चलिए ओके, सो बहुत बहुत स्वागत है। आ जाएंगे जल्दी से गाइस, कम ऑन। ओके चलिए, तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों हमने जो है सीए इन द ग्रुप 2 की बैच स्टार्ट की है एंड बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस पूरे इंडिया भर से मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। सबसे पहले आप अपने सारे फ्रेंड्स को ये शेयर कर सकते हैं कि ultimatece.com पे जाके जो है ये हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज क्लास ले सकते हैं, आप कॉम्बोज भी ले सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है हमारी फॉर होल सीए इंटर, राइट। हमने एसएम में 2 सेशंस अभी कर लिए हैं, आज इसका 3rd सेशन रहेगा, ठीक है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, सो गाइस वेलकम अगेन, वेलकम टू अल्टीमेट सीए। हमने जो है 2 लेक्चर ख़त्म कर लिए हैं। आइए अब एसएम के 3rd लेक्चर से आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये मैं मतलब मैं अभी इनिशियली कुछ टाइम तक ये बताऊंगा क्योंकि बच्चे बाद में भूल जाते हैं, है ना। आपको कोई भी प्रकार का बेटा इशू आएगा, समझो ऐप्स से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, कोई भी प्रकार का आपको इशू आता है तो आपको कहीं पे भी कॉल या मैसेज नहीं करना है। आप जो है हमारा सपोर्ट फॉर्म फिल करें तो हमारी टीम सामने से आपको 24 to 36 वर्किंग आवर्स के अंदर, है ना, आपको जो है सामने से कॉल या मैसेज करेगी। इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सैटरडे के दिन रात को 10 बजे करेंगे और फिर बोलेंगे सर संडे को तो मुझे कॉल आया ही नहीं। बेटा प्लीज़ बात को समझें, हमारे वर्किंग टाइम एंड डे क्या है, इसके हिसाब से इस टाइम के बीच में आपको कॉल आ जाएगा, है ना। इसमें सैटरडे को भी आ जाता है, तो कृपया करके आप ये प्रोसेस को फॉलो करें। आपका जो भी इशू होगा हमारी टीम आपको सॉल्व करके देंगे। ओके चलिए आइए। सो अब यहाँ पे आ जाएंगे हम जल्दी से एसएम शास्त्र में अभी आ जाएंगे। मैंने आपको कल ये होमवर्क दिया था कि आप प्लीज़ इसको पूरा रीड करके आइए, है ना। एक बार क्विकली मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। हम रिवाइज करना चाहते हैं हमने जो पढ़ा था, ठीक है ना। एक और चीज़ बेटा, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट था कि सर हम कुछ लिख नहीं रहे हैं। बेटा यही है लिखना, हमारा यही लिखना है, ठीक है ना। सो हमको क्या करना है, मैंने ये नोट्स प्रोवाइड किए थे बच्चों को, राइट। मैं इसका लिंक लगे तो फिर से एक बार पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो हैंड रिटन नोट्स है, जैसे पहले चैप्टर के बस 9-10 पेज के ही है, ऐसे ही हर चैप्टर के मैक्सिमम 15-20 पेज के होते हैं। तो 100 पेज के अंदर पूरा एसएम ही खत्म हो जाता है ये हमारे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो आपको मैं ये प्रोवाइड करते जाऊँगा, आपको इसका प्रिंट निकालना है और मेरे साथ क्लासेस में इसमें ये जो है ना, ये फिल इन द ब्लैंक, इसको लिखते जाना है, ठीक है ना। मैं इसमें एक और आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप क्या करो, आप जो है ना पहली बार इसमें पेंसिल से लिखो और फिर आप उसको रब करके वापस से लिख सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। या अगर आपके पास कोई टैबलेट है समझो, तो आप टैबलेट में अगर लिखने वाला कोई टैबलेट है तो उसमें बार बार उसको मिटा के बार बार लिख सकते हैं, इससे आपका और रिवीजन होता है, ठीक है ना। या तो आप इसका 2-3 बार प्रिंट निकाल सकते हैं। पहले एक बार प्रिंट निकालो, पूरा मेरे साथ कर लो क्लासेस में, फिर अलग से वापस से प्रिंट निकाल लो, फिर वापस से प्रैक्टिस करो। तो मल्टीपल तरीके हैं इसको यूज़ करने के, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी इससे रिविजन करने में। ओके, तो चलिए मैं एक बार पहले तो जल्दी से नोट्स की लिंक डाल देता हूँ एंड देन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके चलिए आइए। अरे 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 दिल से रे दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया रे पिया, जिया ना जिया। अरे 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 तो प्रणव सर आए हमारे क्लास में यार, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। एंड अरे यार ये प्रणव सर नहीं लग रहे मुझे अभी, इन्होंने जो अभी लिखा है ना ये प्रणव सर तो नहीं लग रहे अब बदो-बदी लिख रहे, बताओ चैट बॉक्स में। चले छोड़िए, वापस आइए लाइव क्लास में बेटा, वापस आएंगे। ओके, तो हमने आपको कल क्या पढ़ाया था, मैनेजमेंट। मुझे बताइए कम ऑन गाइस, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बोलते हैं मैनेजमेंट का मतलब हम 2 नजरिए से देख सकते हैं। पहला होता है द की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, एंड दूसरा नजरिया क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस। बोलते हैं जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें वो भी मैनेजमेंट, उनको भी मैनेजमेंट बोलते हैं, और वो जो लोग जो काम करते हैं उनके काम को भी मैनेजमेंट बोला जाता
है। सो बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ क्या बताएं, मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन अ पर्पसफुल एंड प्रोएक्टिव एंटिटी। कैसे होगा ये? बाय ब्रिंगिंग डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस, है ना, एंड कंबाइनिंग देम, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इट बिकम्स अ फंक्शनिंग होल, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। बोलते हैं सर्वाइवल एंड द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द कंपिटेंस, मतलब एबिलिटीज, स्किल्स, कि आपका मैनेजमेंट कितना स्किलफुल है, कितना एबल है, उसके एबिलिटी स्किल पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं। सो सर्वाइवल और द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द कंपिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगली बात है, बोलते हैं मैनेजमेंट में और क्या आता है, इट इज ऑल्सो द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस। बोलते हैं मैनेजमेंट जो काम करता है जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल, एंड इसके अलावा और कौन सी एक्टिविटीज करता है, बोलते हैं कंट्रोल मैड गोल्स। मैनेजमेंट और कौन सी एक्टिविटीज करता है, कंट्रोल मैड गोल्स। बोलते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम टू एंश्योर व्हाट इज प्लान्ड इज अचीव्ड। देन एम से क्या था, मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस। ए से क्या था, एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेस अमंग पर्सनल। डी से था डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड गोल से क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स। याद आ रहा है? ऐसा धीरे धीरे करते करते जो है ना ये याद होता है। आपको समझ में आ रही बात है? तो इसको ना ऐसे बार बार हमें रिवाइज करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, आपको इसको बार बार इस तरीके से, है ना, रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लीज ध्यान दीजिए। कम ऑन, वापस आइए। नेक्स्ट फिर बात आती है स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझाने के लिए चार तरीके, मतलब इसके चार चीज़ें थी, है ना, स्ट्रैटेजी के अंदर चार चीज़ें। पहला बोलते हैं स्ट्रैटेजी रिलेट्स टू क्या, बताइए, ऑर्गेनाइजेशन को कोमा से बाहर निकालने के लिए स्ट्रैटेजी लगाते हैं। इसमें 3Ds आती है ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें हम क्या करते हैं, यूटिलाइज MDH एंड क्या बताइए, स्वॉट करते हैं यहाँ पे, है ना। मुझे बताइए, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑर्गेनाइजेशन को कोमा से बाहर निकालने के लिए। कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, है ना, कंपीट सक्सेसफुली इन द मार्केट। देन ओ से क्या था, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एम से क्या था, मुझे बताइए, कमॉन, एम से क्या था, एम से क्या था गाइस, कमॉन, एम से था आपका, कहाँ गए भाई, इधर, एम से था आपका टेक मार्केट पोजीशन, एंड ए से क्या था, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, है ना। तो स्ट्रैटेजी क्या, इट इज अ गेम प्लान ऑर्गेनाइजेशन को कोमा से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 3Ds, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। बोलते हैं इट इज अ कॉन्शियसली कंसिडर्ड, है ना, एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू यूटिलाइज MDH। पहला क्या था इसमें, पहला क्या था, टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज, to mobilize resources, to direct handles and to direct human efforts and behavior, to handle events and problems, and finally to meet challenges and threats, है ना। and finally it is an integrated framework for the top management to क्या बताइए, to do SWOT, to make full use of resources and strengths, to offset corporate weaknesses, to search, evaluate, expect beneficial opportunities, and perceive and meet potential threats। अभी मैं देखो, अभी हमने अभी 3rd डे है, ठीक है ना। ऐसे हम इसको रिवाइज करते रहेंगे। एंड में फिर हमारे एक रिवीजन वीडियो भी आएगा। तो ये ऐसे करते करते जब हम इसको इस तरह से पढ़ते रहेंगे ना, तब जाके वो चीज़ याद होती है। हमारा कुछ बच्चों का बेटा क्या रहता है ना, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैगी के जैसा है ना, 2 मिनट, बोले मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, ढुकले। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि पहली बार रीड किया तभी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पहली बार हमें कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसको याद कैसे करना है वो समझना है, फिर उसको बार बार रिवाइज करना है। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आसानी से ये याद होगा सब्जेक्ट। मतलब ये सब्जेक्ट किस चीज़ का है, ये सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करने का सब्जेक्ट है ये। आपको पॉइंट समझा? ये सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। हेलो, क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल, बताइए प्लीज जल्दी। डन है? ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट। ओके, अगली बात देखेंगे। फिर मुझे बताइए, ये इग्नोर एंड्स ऑफ हो गए हैं। आइगोर एंड्स ऑफ, ये कौन है? इनको मैंने बोला था कि ये है बेटा फादर ऑफ SM। याद रहे क्या आपको? ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं। बोलते हैं व्हाट इज स्ट्रैटेजी। इन्होंने स्ट्रैटेजी का डिफरेंशिएशन दिया है। स्ट्रैटेजी इज द कॉमन थ्रेड। याद रहे, स्ट्रैटेजी इज व्हाट, इट इज द कॉमन थ्रेड, इट इज द कॉमन थ्रेड। बोलते हैं स्ट्रैटेजी वो धागा है जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा होता है। ऐसा इट इज अ कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज, प्रोडक्ट, मार्केट्स एंड डिफाइंस द एसेंशियल। क्या? कम ऑन, इट डिफाइंस द एसेंशियल। कम ऑन जल्दी,
इट डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना, कि हम हमारे बिजनेस में क्या करते हैं वो हमारे स्ट्रैटेजी के थ्रू पता चलता है। और विलियम ग्लॉक ने भी बेटा क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है, अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू अश्योर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड, राइट। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इस पे एमसीक्यू बन के आ सकता है, इस पे सवाल बन के आने के चांसेस कम है, ठीक है ना, अलग से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस पे आने के कम है। तो स्ट्रैटेजी क्या है पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए एज इट इज, आपको मैनेजमेंट क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, अब इधर आइए बुक में आएंगे। मैंने आपको ये पढ़ने बोला था, क्या आपने इसको रीड किया मुझे बताइए। तो हमने यहाँ पे ये बात कर ली थी, ये बात कर ली थी, मैंने फिर आपको बताया था लास्ट क्लास में, याद करो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, याद करो। बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या हमने प्रोसेस देखा था, सबसे पहले विजन मिशन डेवलप करो, देन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करो एक्सटर्नल इंटर एनवायरमेंट का, ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, देन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्रिएट चूज इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, एंड फाइनली क्या था, जो स्ट्रैटेजी हमने इंप्लीमेंट किया अब उसको इवैल्यूएट करो, तो मेजर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। याद आ रहा है। नेक्स्ट अगली बात बेटा, अगर समझो बीच में मैं कोई एक आधी लाइन या नहीं लेता हूं ना, इसका मतलब वो काम की नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरे साथ आप चलते रहें, हमको प्लीज़ अब आगे बढ़ना है ना, प्लीज़ ढोकलापना ना करें, मेरी आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और हमारी एसएम की क्लास मिनिमम 90 मिनट्स की हर दिन होगी ही होगी, ये पहले से ही आप फिक्स करके चले, कभी कभार ये 100 से 110 मिनट की भी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बोला है, आप 7 PM तक का पहले से ही पकड़ के चले, है ना, हम ट्राई करेंगे उसके पहले ही ख़त्म करेंगे, उसके पहले ही ख़त्म करते हैं, है ना। लेकिन बीच में अगर किसी ने रोना चालू किया तो फिर आपको पता है कि क्या होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले से आप इसके लिए ये ब्रैकेट बना के रखें, ठीक है ना। चलिए आइए इधर, तो अब यहाँ पे आएंगे, मुझे बताइए, ध्यान देंगे। बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी, अब ये देखो ये वही बातें सब कर रहा है, ठीक है ना। बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज़ अ प्लान, ये एक ऐसा प्लान होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ प्लान दैट यू यूज़ इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो कोई चीज़ को, है ना, हमारे बिजनेस में हम अचीव करना चाहते हैं क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी है ना। बोलते हैं इट इज द वेज बिजनेस डिसाइड टू रिस्पॉन्ड टू डायनामिक एंड हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेज व्हाइल परसुइंग देयर विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स। बोलते हैं हमारे विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते वक्त हमें ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ही क्या होता है, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब खतरनाक। मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दिया था किसका, जियो का। 2016 में बेटा जब जियो आया तो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनीज के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही हॉस्टाइल बन चुका था। एग्जिस्टिंग हमारे क्या बताइए, बोलते हैं एग्जिस्टिंग, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या बताइए, एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनीज के लिए क्या हो गया था, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। बहुत सी कंपनीज तो बंदी हो गई थी, याद आ रहा है आपको, बहुत सी कंपनीज तो बंदी हो गई थी। तो इसमें फिर ऐसे केस में भी एयरटेल अभी भी चल रहा है। तो एयरटेल ने क्या क्या किया था वो मैंने बताया था पिछली क्लास में, क्या याद है मुझे बताइए, क्या वो बातें आपको याद आ रही है? क्योंकि बेटा बाद में यही बातें तो याद आती है, ठीक है ना। तो आपको क्या बात याद आ रही है मुझे बताइए, कम ऑन। डन है, मैं आगे बढ़ूं गाइस, कम ऑन, है ना। तो हम जो आपको एग्जाम्पल देते जा रहे हैं ना, प्लीज़ उसको याद रखा करें, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े, बोलते हैं इट इज़ इंटेंडेड टू, क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इट इज़ इंटेंडेड टू एन अनरेवल मतलब ओपन करना, धागे खोल देना, ऐसा। तो अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी है ना, एनवायरनमेंट को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते रहेंगे वो चेंजेस के हिसाब से हमें अब क्या करना चाहिए हमारे बिजनेस में, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सो इट इज टू क्या बताए, इंटेंडेड टू अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस द अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहेंगे, तो उस केस में हमको क्या करते रहना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी के थ्रू पता चलता है, बस सिंपल। तो जैसे एयरटेल ने स्ट्रैटेजी यूज़ की किसको, जियो को कॉम्पीट करने के लिए, है ना, याद आ रहा है ना, मैंने पिछले क्लास में आपको चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट बोलते हैं इट रिलेट्स द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मीन्स ऑफ अचीविंग इट, मतलब जो गोल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उसको पूरा कैसे करें वो स्ट्रैटेजी के थ्रू पता चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ तक कुछ भी काम की बात नहीं थी, बस इसको रीड करना है एक बार, इसको सिर्फ एक बार रीड करना है, हो सकता है एमसीक्यू बन जाए बस, पर वो भी बहुत कम चांस है ना। तो एमसीक्यू कैसे बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले इसमें कुछ बन सकते हैं एमसीक्यू, ये वाले लाइन में। जैसे आपको बोलेगा कि डैश आर द वेज बिजनेस डिसाइड टू रिस्पॉन्ड टू डायनामिक एंड हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्स,
ऐसा है ना। आगे नेक्स्ट बोलते हैं, अब ये देखो मुझे बताओ, ये रीड करके बताओ क्या ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है? क्या ये चीज़ बेटा ऑलरेडी हो चुकी है हमारे? प्लीज़ बताइए, क्या ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है? ये बात है आपके कोमा की और ये बात है 3Ds की। क्या ये बातें ऑलरेडी हो गई है? कम ऑन मुझे बताइए, क्या ये डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है? क्या मैंने आपको ये डेफिनेशन आइगोर एंसॉफ एंड विलियम ग्लॉक, ये दोनों जो डेफिनेशन दी थी, क्या ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली है? पक्का डन है। आगे बढ़े नेक्स्ट, यहाँ पे बताइए मुझे, क्या ये भी हमारा हो गया है? क्या ये भी चीज़ हमारी हो गई है? ये है यूटिलाइज MDH। इसमें M 2 बार होता है, क्या ये भी हमारा हो गया है? यस प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये हमने करवा दिया आपको? ओके नेक्स्ट है ना। आगे बढ़े, बोलते हैं स्ट्रैटेजी, देखो स्ट्रैटेजी इज मेंट टू फिल इन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेंस ऑफ डायनेमिक डायरेक्शन, फोकस एंड कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस मतलब कि ओवरऑल मिलजुल के हमें क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा। तो स्ट्रैटेजी इज मेंट टू फिल इन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सेंस ऑफ डायनेमिक डायरेक्शन। डायनामिक डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट, बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए उसमें, है ना। हमें कौन से चीज़ पे फोकस करना है, हमें कैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी में हम बताते हैं। ये लाइन काम की है क्या? नहीं। आगे बढ़े, तो इसको इस पर ध्यान मत दें, आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर बात आती है ये, क्या ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है? बोलते हैं ये बात बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। यहाँ पे स्वॉट की बात कर रहे हैं। यस ये लाइन एक बार पढ़ लो। बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर एसेंशियल टू गिव डायरेक्शन टू द बिजनेस बट दे डू नॉट फिल द नीड अलोन। मतलब बोलते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव और गोल बनाने से नहीं चलेगा, स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी हमें। हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी ताकि जो हमने गोल्स ऑब्जेक्टिव में सोचा है वो पूरा भी कर सके। बस अब किसी बच्चे का ऐसा डाउट आ सकता है, सर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है ना। मैं क्विकली एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना है, देखना। हाँ, मैं क्लास में क्या करूँगा पहले वो समझिए आप। मैं क्लास में क्या करूँगा, मैं क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, मैं आपको जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगा। मैं क्लास में SM शास्त्र आपको रीड करके बताऊँगा, इसमें मार्किंग करके दूंगा आपको। मैं क्लास में जो हमारी SM की समरी है या SM का हैंड रिटन, ये क्लास में आपके साथ इसमें नोटिंग करूँगा, ठीक है ना। अब आपको घर पे क्या करना है, ये तो क्लास की बात होगी। अब आपको घर में क्या करना है, ठीक है ना। आपको घर पे, या इसको बोलेंगे सेल्फ स्टडी। सर आपको खुद क्या करना है अभी घर पे जाके? सबसे पहले क्लास में जो होता है उसका रिवीजन करो। सर ये रिवीजन कैसे करेंगे? तो पहले आप फर्स्ट रीड, पहली बार आप रीड करोगे SM शास्त्र को, फिर सेकेंड टाइम ये होने के बाद आप सेकेंड रीड देंगे आपके SM के समरी को। और अगर कोई क्वेश्चन रिलेट, जो कॉन्सेप्ट आपने इसमें पढ़े उसमें से अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो फिर आप क्या करोगे, आपका थर्ड स्टेप इसमें रहेगा। आपका थर्ड स्टेप आपका है कि आपको फिर SM कंपाइलर बुक निकालना है और उसमें जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो करने हैं। तो मैं आपको बताते रहूँगा कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे होते हैं ना, आपको बताते रहूँगा कि देखो इसमें कैसा सवाल आ सकता है। अभी थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स होने दीजिए, फिर हम कंपाइलर पे भी जाएंगे। सर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या हम नोटबुक बनाएं? बेटा मैं आपको यही समझा रहा हूँ, बात नहीं समझ पा रहे बेटा, मैंने आपको यही चीज़ समझाया, आप प्लीज़ समझिए। फिर से बार बार वही बातें पूछते हैं, है ना। बेटा मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, हम ये चीज़ें अगर क्लासेस में लिखते रहेंगे ना पूरा तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक वाला लाया है, ताकि मैं कीवर्ड्स आपको लिखवाते रहूँ बार बार। आपको लगता है सर ये चीज़ मुझे खुद से पूरी लिखनी, अलग से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर पे जाके बिल्कुल लिखिए। आप एक क्या 10 रजिस्टर मेंटेन करो, आप ये 10 बार लिखो घर पे जाके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात है? सर क्या हमें मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा? अच्छा चलिए, इसका आंसर है नो, ठीक है, क्योंकि हमारा SM शास्त्र में ही पूरा मॉड्यूल कवर्ड है, फुल मॉड्यूल कवर्ड। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर नहीं, हमको तो विश्वास नहीं है। अगर कोई ऐसा है कि नहीं सर हमको तो विश्वास नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मॉड्यूल लेके बैठ जाओ, एक एक लाइन चेक करते रहो कि क्या लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हर एक लाइन इसके अंदर है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, बताइए।
सर क्वेश्चंस के लिए बेटा मेरे हिसाब से अभी हम इतने बड़े हो गए हैं कि इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। हम जब ये समरी बार बार लिख रहे हैं ना, इससे ही आपकी अपने आप इसकी प्रैक्टिस होते रहती है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो क्वेश्चन को फिर भी लिखना चाहता हूँ अलग से, तो आपकी पर्सनल मर्जी है। मेरे हिसाब से आपको इसका अलग से क्वेश्चन बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप इसको ही बार बार रीड करेंगे तो आपका हो जाएगा। क्या अब समझ में आ गया है ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, मैं क्लास में कैसे करूँगा, आपको घर पे जाके क्या करना है? क्या ये समझ में आ गया बताइए प्लीज़। राइट, सारे डाउट्स क्लियर हो गए अभी इससे रिलेटेड? पक्का? ओके चले आइए अभी वापस, ठीक है। तो ये जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो आई होप कि अब ये क्लियर हो गया है, ठीक है। चले आइए, ये डन है बात, मुझे बताओ ये डन है यहाँ तक? अब आगे बढ़े नेक्स्ट। अब बात करते हैं, बोलते हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर साउंड एंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। मुझे बताइए कि यार देखो, जैसे कि हमारे मुक्कू भाई ने क्या किया, हमारे मुखिया ने क्या किया, उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो एंटर हो गए, उन्होंने जियो में पैसा लगा दिया, जियो चालू कर दिया। मुझे बताओ कि मुक्कू ने अगर कोई स्ट्रैटेजी बना ली, जैसे इन्होंने इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, कौन से बिजनेस में पैसा लगाना है किस में नहीं। तो मुकेश अंबानी जी ने बोला हम तो अभी वैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, कपड़े बनाने का काम था, हम तो अभी वैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में थे, हम तो वैसे ज्वेलरी में भी थे, है ना, एट्सेट्रा मल्टीपल चीज़ें में इनका काम है। बोलते हैं अब हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी जाना है, टेलीकॉम मतलब टेलीकम्युनिकेशन, जो सिम कार्ड वगैरह होता है वो जियो में जाना है, तो इन्होंने जियो में पैसा लगाया। अब मुझे बताइए क्या ये करने के बाद, मतलब स्ट्रैटेजी बनाने के बाद, क्या अब मुकेश अंबानी की जरूरत ही नहीं है क्या? बोले तुम स्ट्रैटेजी एक बार बना लो फिर बस बाय बाय, सारे मैनेजमेंट के लोग तुम घर चले जाओ, हो गया, तुमने स्ट्रैटेजी बना ली ना, अब अपने आप वर्क करेंगी ना वो। तो मुझे बताइए कि अगर हमने स्ट्रैटेजी बना ली तो क्या अब हमें मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है क्या? कॉमन सेंस की बात है, मुझे बताइए, कमॉन जल्दी से, एकदम कॉमन सेंस की बात है। एक बच्चा बोला सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे मॉड्यूल जमता है। बेटा आप फिर तो इट इज़ मतलब मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको फिर हिंदी के लिए वो चेक करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए आइए, तो मुझे बताइए, हाँ तो बोलते हैं कि क्या हमें सिर्फ स्ट्रैटेजी बनानी है यहाँ पे? बोलते हैं स्ट्रैटेजी बनाया तो सही, ढोकले मैनेजमेंट की फिर भी जरूरत है, क्योंकि स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट भी तो करना है, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट भी तो करना है। और फिर साथ साथ क्या बताइए, एनवायरमेंट तो क्या है, हॉस्टाइल, खतरनाक है, एनवायरमेंट डायनामिक है, बदलते रहता है। तो बदलते एनवायरमेंट में स्ट्रैटेजी में भी तो मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं? बदलते एनवायरमेंट में मुझे स्ट्रैटेजी में भी तो चेंजेस करते रहने पड़ेंगे, यस और नो? मुझे बताइए। यस बिल्कुल। तो इसलिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब स्ट्रैटेजी बना ली तो मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है? गलत। बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज नॉट अ, देखो क्या लिखा है, बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। साउंड मतलब सेंसिबल, लॉजिकल, अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। अलर्ट रहने का मतलब क्या है? अरे मैनेजमेंट का काम है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होंगे ना तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को भी अपडेट करो। तो स्ट्रैटेजी बना दिया फिर भी मैनेजमेंट की जरूरत है ही, ऐसा बोलते हैं। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी, एमसीक्यू आएगा आपको इसमें, एमसीक्यू बन सकता है इस लाइन पे, है ना, पहले लाइन पे भी आपको एमसीक्यू बन सकता है। आपको एमसीक्यू में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोलेगा स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी स्ट्रैटेजी इज समटाइम्स सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर बोलेगा स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आपको समझा गया बेटा, ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं ये पॉइंट से। और एप्लीकेशन बेस्ड क्या आएंगे वो बाद में, जब हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना वो तब आएंगे। यहाँ पे ऐसे सिंपल एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा एमसीक्यू, मुझे बताओ। जैसे यहाँ पे क्या एमसीक्यू बनेगा, बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट। क्या हमेशा हम एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ही बनाते हैं क्या स्ट्रैटेजी हमारी हमेशा परफेक्ट होती है?
अरे बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजी का ये नेचर ही होता है कि वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट, कभी भी फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कभी जिसमें कोई गलती ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलते हैं कभी भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट फ्लॉलेस हो ही नहीं सकती। कभी भी स्ट्रैटेजी एकदम ऑप्टिमल कि इसमें कुछ भी हमारा वेस्ट ना हो रिसोर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनवायरमेंट चेंजिंग है। एनवायरमेंट बदलते रहेगा तो स्ट्रैटेजी को भी हमें चेंज करना पड़ता है उसके हिसाब से। हाँ, हम ट्राई करते हैं कि सब चीजें बेस्ट वे में हो, लेकिन एनवायरमेंट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ऐसा। राइट, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, बोलते हैं कि इट इज द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? याद करो, हमने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो प्रैग्मेटिक इन नेचर, है ना। प्रैग्मेटिक होने का मतलब क्या था बेटा, बोलो? मतलब कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। प्रैक्टिकल लाइफ में जो बिजनेस में हमें प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी बनती है। तो स्ट्रैटेजी का नेचर ही ऐसा है, स्ट्रैटेजी होती ही फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल होनी ही चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको चेंज कर सके, वो फ्लेक्सिबल होनी ही चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। वो कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, उसमें चेंजेस करने पड़ते ही हैं एनवायरमेंट के हिसाब से, ऐसा। ठीक है ना। जैसे हमने यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था कि यूट्यूब ने तो पहले डेटिंग साइट बनाई थी, लेकिन फिर बाद में वो चला नहीं, तो बोले चलो जान दो, अब चेंज करो स्ट्रैटेजी को, है ना। उसका स्लोगन तुमने फिर पढ़ा कि नहीं बाद में, है ना। चलिए वापस आइए। बोलते इट इज द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट इज ए फ्लेक्सिबल प्रैग्मेटिक टू टेक केयर ऑफ द सडन इमरजेंसीज। एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज होते रहे, जैसे कि कोरोना में लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन के लगने से अब ऑफलाइन थिएटर वालों की तो गेम बच गई, जो होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, उनकी गेम बच गई कि अब होटल में रुकने आएगा कौन? कोई बाहर घूमने ही नहीं जाएगा, तो होटल में रुकेगा कौन फिर? मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल ड्रॉप हो जाएगा ना। तो अब इस केस में क्या करें? बोलते हैं एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। बोलते हैं सडन इमरजेंसीज, प्रेशर्स एंड टू अवॉइड फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। तो बोलते हैं कि अगर तुमने स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना, और अगर वो फ्लेक्सिबल होगी, तो क्या होगा कि जब भी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, तो फेलियर को अवॉइड करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए तुम्हें स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए उस समय, है ना। इसको बोलते हैं बेटा रीएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाना। क्या बोलते हैं? रीएक्टिव स्ट्रैटेजी। एक होता है बेटा, प्लीज ध्यान देना, एक होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, एक होता है बेटा आपका प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, और एक होता है आपका रीएक्टिव स्ट्रैटेजी। प्लीज ध्यान दीजिए, प्रोएक्टिव, रीएक्टिव। प्रोएक्टिव रहने का मतलब होता है जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ पे होते हैं, उनको ना पहले से, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं बेटा क्यों टाइम पास करो, सुन लो ना भी मेरी बात, क्यों ऐसा करना है तुमको, सुन लो ना बेटा। इरिटेट हो कर देते कुछ बच्चे, सच में, मतलब एकदम बहुत खतरनाक है। सुन लो ना पहले, अभी बढ़ने दो। तो बेटा 2 पेज हुए, अभी 2 पेज, इसमें रोना चालू कर दिया। कुछ पढ़ तो लो पहले, ढोकले, फिर आगे बढ़ेंगे ना। चलिए देखिए, गाबा सर भी, सर इनको समझाओ बच्चों को, हैं ढोकले जैसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं और पहले रोना चालू कर देते हैं। सर क्या करें सर इनका, बताओ तो जरा सा, हैं। चलिए आइए, यस, तो मुझे बताइए, एक होता है बेटा प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव बच्चे क्या होते हैं ना बेटा, वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये समझ में आता है कि हमारा कोर्स काफ़ी बड़ा है और हमको ये कोर्स को कंप्लीट भी करना है टाइम पे। तो वो जो है ना क्लासेस में आके फालतू कमेंट नहीं करते, उनको पता है कि ये समय पढ़ाई करने का है। उनको पता होता है कि अभी अगर हमने कॉन्सेप्ट को ढंग से कर लिया ना, तो एग्जाम में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ये होते प्रोएक्टिव बच्चे, पहले से उनको पता है कि अभी से ही हमें मेहनत करनी है, अभी से ही क्लास पे फोकस करना है, अभी से ही रिवीजन करना है एग्जाम होने के पहले ही, और एग्जाम में पास हो जाते जल्दी। कुछ होते हैं रिएक्टिव, कुछ क्या होते हैं बताओ, कुछ होते हैं रिएक्टिव कि जब क्या बताए, जब तक 1-2 अटेम्प्ट होंगे नहीं तब तक झेपता नहीं। अरे यार सर अब आपका फास्ट ट्रैक, सर मैराथन, सर 1 शॉट कर लेता हूं। जब तक
जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होती ना तब तक झेपता नहीं कि करना क्या चाहिए था, इसको कहते हैं रिएक्टिव होना। मतलब जब कोई गड़बड़ होगी ना तब रिएक्शन देंगे, उसके पहले समझ में नहीं आ रहा, उनको झेप नहीं रहा, उसके पहले उनको समझ में नहीं आना कि पहले से ही मेहनत करनी थी। हमारा प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। वैसे ही बोलते हैं हमारी स्ट्रैटेजी भी होती है। कैसी होती है हमारी स्ट्रैटेजी? कैसी होती है बोलते हैं स्ट्रैटेजी होती है बेटा प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। क्या होता है? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। जैसे कि मुझे बताइए, क्या जियो को लॉन्च करना है, ये क्या कोई एनवायरनमेंट के चेंज होने के वजह से जियो लॉन्च किया होगा? क्या नहीं, मुकेश अंबानी ने पहले से प्लान करके रखा था कि 2016 में उनके कुछ वो अग्रीमेंट्स वगैरह थे। उनका जो भाई था ना, छोटा भाई जो है अनिल अंबानी, उनके साथ उनके कुछ अग्रीमेंट्स थे, वो 2016 को एक्सपायर हो रहे थे, इसलिए फिर 2016 में उन्होंने जियो लॉन्च किया। पहले से ही प्लान करके थे। तो हम हमारे बिजनेस में कुछ हरकतें कैसे करते हैं? पहले से ही प्लान करके चलते हैं, पहले से ही स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। तो इन्होंने बोला यार टेलीकॉम सेक्टर में अभी बूम आएगा, हम उसमें दनादन इंटरनेट बांटेंगे फ्री में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे पास आ जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, कि पहले से ही हम प्लान बना के चल रहे कि हमारे परफॉर्मेंस को और बेटर कैसे करें, हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और बेटर कैसे करें, हमारे कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट करें, पहले से ही प्लान बना के चल रहे हैं। और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? इसको बोलते हैं बेटा अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। इसको बोलते हैं अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। अच्छा एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। बेटा जब आप क्लास अटेंड करते हैं ना, तो आपके सामने, आपके पास ड्यूरिंग अटेंडिंग या वाइल अटेंडिंग क्लास, वाइल अटेंडिंग आपके सामने एसएम शास्त्र बुक होनी चाहिए, आपके सामने एसएम की समरी या वो हैंड रिटन नोट्स जो है हमारे, ये आपके सामने होने चाहिए, एंड आपके सामने ये एसएम कंपाइलर होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 बुक्स लेके ही बैठना है क्लासेस देखते वक्त। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख रहा हूँ, अब सवाल कुछ बच्चों का आएगा सवाल, सर ये लिखना है कि नहीं लिखना है? अभी नहीं लिखना है, जब मैं आपको बोलूँगा ना कि लिखना है तब लिखो। ठीक है, अभी मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको बताऊँगा कि कब लिखना है। ओके, अच्छा मैं जैसे यहाँ पे, जैसे बहुत बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे इसको मार्क किया, यहाँ पे एमसीक्यू लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है एसएम शास्त्र में, कि कौन से उस पर एमसीक्यू आता है, कौन से चीज़ पे कौन सा सवाल आता है, ऐसा उसको मार्क करना है। ओके, अगली बात, और आपको जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक करें, आपके यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी देखो यहाँ पे, ये देखो प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है समरी में, तो हम समरी में भी लिखेंगे बाद में, तो घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। ठीक है ना, ये डन है। बाद में क्या करो बताइए? ओके, हाँ वेरी गुड, यश ने बिल्कुल सही बोला, मुझे बताइए, यश ने बिल्कुल सही बोला, मुझे बताइए यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। बोलते हैं सर जियो ने लॉन्च किया, रिलायंस ने लॉन्च किया जियो, दिस वाज अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, लेकिन जियो के आने से एनवायरनमेंट पूरा बदल गया। किसका? एयरटेल का। किसका? बाकी कंपनीज का। जियो के आने से उसने इंटरनेट ही फ्री कर दिया कुछ टाइम तक, और फिर बहुत कम दामों में इंटरनेट प्रोवाइड करना चालू किया। तो एयरटेल ने भी फिर क्या किया, इसको कॉम्पीट करने के लिए उसने भी फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। तो जब एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है, उसके अगेंस्ट हमें जब हमारी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो अब एक बात मुझे बताइए, अगर कोई एक कंपनी है, सुनना ध्यान से, मैं कुछ बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं अगर बेटा कोई एक कंपनी है, किसी भी कंपनी को क्या सिर्फ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या सिर्फ रिएक्टिव बनानी चाहिए या दोनों बनानी चाहिए? सवाल समझ में आया? क्या हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा सिर्फ प्रोएक्टिव होनी चाहिए या सिर्फ रिएक्टिव होनी चाहिए? मतलब कि जब कोई गड़बड़ होगी ना तभी कुछ करना, तब तक कुछ मत करो, इसको बोलते हैं रिएक्टिव। क्या हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ रिएक्टिव होनी चाहिए या सिर्फ प्रोएक्टिव होनी चाहिए? क्या मतलब सिर्फ प्रोएक्टिव होना मतलब हम सब चीज़ें पहले से ही प्लान करके चलेंगे, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ ना होने दो, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, ऐसा होता क्या? बोले नहीं, बोलते हैं स्ट्रैटेजी जो है वो दोनों होती है। बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव,
बोलते हैं हमारे बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी होती है, रिएक्टिव भी होती है। जैसे एयरटेल वाले ने भी कुछ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाई होगी, पहले से कुछ प्लान्स बनाकर रखे होंगे जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा उस समय पे, लेकिन तब जियो आ गया 2016 में और उसको बहुत दिक्कतें चालू हो गई, तो उसके अगेंस्ट जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई दैट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे बिजनेस में जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों होती है, प्रोएक्टिव भी रिएक्टिव भी। तो समय के हिसाब से हमें इसको अप्लाई करना होता है, बस इतनी सी बात है। अब इधर आइए, अब इधर आइए, बोलते हैं मुझे बताइए, यहाँ पे आइए पेज नंबर 1.3 पे, हम यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं स्ट्रैटेजी क्या प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव, बोले दोनों है। बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, मतलब प्रोएक्टिव भी होती है रिएक्टिव भी होती है ना। आगे नेक्स्ट बोलते हैं कंपनी स्ट्रैटेजी टिपिकली अ ब्लेंड। ब्लेंड मतलब क्या होता है, मिक्सचर। ब्लेंड का मतलब क्या होता है बेटा, लिखिए प्लीज। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर। बोलते हैं प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस। बोलते हैं प्रोएक्टिव एक्शंस क्या होते हैं, ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बोलते हैं जो स्ट्रैटेजी हम पहले से बना के रखते हैं ताकि हमारा मार्केट में मार्केट पोजीशन और अच्छा हो, हम मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स से और बेटर बन सके, हम मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर से और आगे बढ़ सके, इसके लिए जो पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, हम चाहते हैं कि हमारा सेल बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, इसके लिए जो पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। सिंपल। और एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, डायनामिक मतलब जो बदलता है, एनवायरनमेंट तो बदलते रहता है कॉन्स्टेंटली, तो एनवायरनमेंट के बदलने पे उसके रिस्पॉन्स में जब हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है इसे रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। क्या तुमको समझा? तो मुझे प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज मुझे ध्यान दीजिए ना इधर, मुझे जल्दी जवाब देंगे आप लोग, जल्दी चैट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे बताइए कि क्या लिखा है। बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी, बोलते हैं रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स। बेटा क्या एयरटेल ने सोचा होगा क्या कि जियो के आने से एग्जैक्टली क्या क्या गड़बड़ होगी? क्या एयरटेल को एग्जैक्टली सब चीज़ें पहले से पता होगी क्या? उसको ये पता होगा कि जियो आने वाला है, जियो लॉन्च होने वाला है, पर जियो के आने से क्या क्या चेंजेस होंगे क्या उसको पहले से सब पता होगा? नहीं। बोलते हैं एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है बेटा जो क्या होती है, जो अनएंटिसिपेटेड होती है, मतलब हम पहले सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं इसमें जनरली एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ कि मैंने जस्ट मेरा करियर स्टार्ट किया था बेटा, एंड मतलब प्रोफेशनली, मतलब मैं टीचिंग पहले करता था सी फाइनल में, लेकिन प्रोफेशनली एकदम स्टार्ट मैंने किया सी बनते ही। तो उसके कुछ टाइम बाद है ना, मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद ना कोरोना लग गया था, कोविड आ गया था, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, है ना, मैं हमारे एरिया में, सीए का नहीं था, दूसरे का था, वो दूसरे सब्जेक्ट का था, दूसरे कोर्स का था। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने क्या किया था बेटा, उसने जो है ना, प्लीज ध्यान दीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने क्या किया, उसने जो है ना बेटा, उसका ऑलरेडी बहुत अच्छे मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे उसके पास, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि चलो अब ना मैं और बड़ी जगह ले लेता हूँ, ये कोरोना के पहले की बात है। तो उसने 3 करोड़ की एक जगह खरीद ली थी, बड़ी जगह खरीद ली थी उसने। और जैसे ही वो उसने जगह खरीदी, सब फाइनल हो गया, सब पेमेंट हो गया, उसने लोन लिया था उसके लिए, है ना। तो 3 करोड़ का उसने लोन लिया बैंक से, वो जगह खरीदी। जैसे ये हुआ ना, 1 महीने में लॉकडाउन लग गया। आपको समझ में आया? 1 महीने में क्या हो गया बेटा, बताइए? 1 महीने में लॉकडाउन लग गया। अब बताओ, मुझे बताइए बेटा, कोई व्यक्ति इतना पैसा लगा के, आप समझ रहे हैं, मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, वो अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाह रहा था, अपने काम को और बड़ा करना चाह, उसके तो प्लान्स ही कुछ और होंगे, और क्या हो गया, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स। एक बच्चे ने भी लिखा था चैट में कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यस, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट में, हम सब चीज़ों के बारे में थोड़ी ना सीख सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं। ऑब्वियसली हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को फोरकास्ट कर ले पहले से कि क्या हो सकता है, पर कुछ कुछ चीज़ें तो एकदम ही कंट्रोल के बाहर होती है। अब कोरोना का लॉकडाउन लग गया, अब ये कैसे अपने कंट्रोल में है? तो उनको बहुत बिजनेस में बहुत उनको क्या बताए अफेक्ट हुआ था, काफ़ी लॉसेज हुए और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया था उनको कि वो अपने लायबिलिटीज़ को रीपे नहीं कर पा रहे थे फिर बराबर से। अब ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या है ना, ये मैं FM चैप्टर 1 में आपको पढ़ाऊंगा बाद में, है ना। तो जब आप आपकी लायबिलिटीज़ को बराबर से पे नहीं कर पाते हैं तो क्रेडिटर्स जो ना आप पे प्रेशर डालते हैं पेमेंट करने का, इसको कहते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आना।
तो ये प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो बोलते हैं द रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। फ्रेश मार्केट कंडीशन मतलब या तो कोई चेंजेस हो गए या कोई नई चीज़ आ गई मार्केट में। जैसे कि बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे बोट कंपनी ना वायर्ड ईयरफोन बनाती थी, उसको जब पता चला क्या फ्रेश मार्केट कंडीशन क्या हुआ कि एप्पल ने जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन से वो डिच्चू हटा दिया। वो जो रहता है ना 3.5 mm ऑडियो जैक जिसमें अपन वायर्ड ईयरफोन लगाते थे, वो उसको हटा ही दिया एप्पल ने। मतलब अब वायर्ड ईयरफोन लगा ही नहीं सकते तुम एप्पल के मोबाइल में। ऐसे ही सेम फिर धीरे धीरे सैमसंग ने भी चालू कर दिया। तो अब बोट को समझा, अरे यार अब तो हमको भी वायरलेस ईयरफोन बनाने पड़ेंगे। तो फ्रेश मार्केट कंडीशन, कुछ नई चीज़ हुई मार्केट में, तो अब उसके हिसाब से हमें हमारी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। बहुत से लोग होते हैं जो एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन ईयरफोन बोट का यूज़ करते हैं या दूसरे कंपनी का करते हैं। ये समझ में आ रही बात है? तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार की रीएक्टिव स्ट्रैटेजी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या था, दिस वॉज योर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, दिस वॉज योर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। In other words, a company uses both proactive and reactive strategy to cope up with the uncertain business environment. तो हमारे uncertain, जिसको हम पहले से बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है, uncertain business environment को cope up करने के लिए, uncertain business environment में भी अपने business को चलाते रहने के लिए हमें ये दोनों की मदद लेनी पड़ती है। बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इस अच्छा ये मैंने आपको बताया था, अभी लिखवाया था, मतलब ऐसे लिखा था मैंने, तो यहाँ पे मार्क कर लो, ये एमसीक्यू आ सकता है। बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को प्लान्ड स्ट्रैटेजी बोलते हैं, पहले से प्लान करके चल रहे हैं। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को अडेप्टिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं, क्योंकि रिएक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं खुद को, अपने स्ट्रैटेजी को, इसलिए रिएक्टिव को अडेप्टिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। समझ में आया? चलिए आइए इधर, अब अपन ना एक सवाल करेंगे, आइए मुझे बताइए, यम्मी फूड टेस्टी फूड, चलो यम्मी फूड टेस्टी फूड, यहाँ पे अगर मैं एसएम कंपाइलर बोलूँ, अभी मत निकालना एसएम कंपाइलर में, ठीक है ना, अभी सिर्फ क्वेश्चन देखो, वरना तुम आंसर देख के चीटिंग करोगे, फिर तुम वरना आंसर देख के चीटिंग करोगे, है ना। तो ये आपके एसएम कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है ना, जो अभी मैं करवा रहा हूँ। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे भी आप लिख दो क्वेश्चन 23 ऑफ एसएम कंपाइलर, ठीक है ना। ये पूरा आपका एसएम का सब्जेक्ट पूरा क्या है, थियरी है। थियरी मतलब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि रियल लाइफ बिजनेसेस में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है ना। चलिए बताइए मुझे जल्दी से, देखते हैं। बोलते हैं यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स, यमी फूड टेस्टी फूड आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। यमी हैज़ बीन पायनियर, पायनियर मतलब किसी चीज़ में सबसे पहले कुछ करना है, उसको पायनियर होना बोलते हैं। कोई चीज़ जिसने सबसे पहले की हो उसको पायनियर होना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ही वॉज अ पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। These products will give them good sale. However, Tasty Foods will introduce similar products in the reaction to the products introduced by Yummy Foods, taking away the advantage gained by the former. तो अब आपको क्या करना है, बोलते हैं डिस्कस द स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऑफ द टू कंपनीज विच इज सुपीरियर। तो यमी ने क्या किया, यमी जो है ना बेटा खुद से होके नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहता है मार्केट में, और यहाँ पे टेस्टी वाला क्या करता है, वो सिंपली यमी को क्या करता है, कॉपी करता है। जैसे ही यमी वाला कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता ना, तो टेस्टी वाला देखता और उसके जैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देता मार्केट में। मुझे बताओ इसमें कौन प्रोएक्टिव है कौन रिएक्टिव है? चलो सबसे पहले बताइए प्रोएक्टिव कौन है दोनों में से, यमी की टेस्टी? प्रोएक्टिव जो पहले से खुद से होके ही प्लानिंग करके कुछ कर रहा, वो यमी है कि टेस्टी है? कम ऑन जल्दी, यमी की टेस्टी? हाँ कौन है बताओ, यमी की टेस्टी, यमी। बोलते हैं यहाँ पे यमी ज़्यादा क्या है, यमी यहाँ पे ज़्यादा प्रोएक्टिव है, क्योंकि यमी यहाँ पे खुद से होके नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है मार्केट में। लेकिन टेस्टी क्या करता है, टेस्टी उसके प्रोडक्ट को तुरंत कॉपी करके, टेस्टी क्या करता है, उसके प्रोडक्ट्स को कॉपी करके लॉन्च करता है मार्केट में। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बोलते हैं यमी फूड्स। बेटा देखो अभी जैसे ये आंसर लिखा है, सर क्या हमें ये आंसर एज इट इज़ लिखना है? नहीं, पर जो कीवर्ड्स है ना इसके, जैसे इस आंसर के जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता उतना चलता है, एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है अपने को, पर आपने को क्रक्स
है ना। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ वीजी सर के बारे में कुछ ऐसा क्रक्स शब्द बार बार बोलते हैं, तो क्रक्स हमको इसका क्रक्स समझना है बस, और अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें चाहिए वो सारी लिखनी है बस, पॉइंट ये है ना। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं यमी फूड्स क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं यमी फूड्स यहाँ पे क्या है, यमी फूड्स वॉज प्रोएक्टिव इन नेचर, है ना। और ऑन दी अदर हैंड टेस्टी क्या था, ये रिएक्टिव था। अब उसने दोनों को सब एक्सप्लेन किया है कि प्रोएक्टिव क्या है, रिएक्टिव क्या है। बोलते हैं प्रोएक्टिव क्या होता है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ प्लान स्ट्रैटेजी, एंड रिएक्टिव क्या होती है, बोलते हैं रिएक्टिव इज अ अडैप्टिव स्ट्रैटेजी। बोलते हैं अब देखो वही बातें कर रहा हूँ। बोलते हैं कि जनरली एक कंपनी की स्ट्रैटेजी जो है ना, दोनों का ब्लेंड, दोनों का मिक्सचर होती है, दोनों का ब्लेंड, दोनों का मिक्सचर होती है ना। तो कंपनी स्ट्रैटेजी टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ proactive action on the part of managers to improve company's market position and financial performance, and reactions to unanticipated developments and fresh market condition। क्या यही बात हमने अभी पढ़ी थी क्या बुक में? हाँ, वही लिखा है। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है आपको प्रोएक्टिव रिएक्टिव को। बोलते हैं इफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज परमिट इट इज़ बेटर टू बी प्रोएक्टिव। बोलते हैं अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे बेटा ये देख के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना बेटा यमी के पास पूरी की पूरी R&D की टीम होगी अलग से। यहाँ पे यमी के पास बेटा पूरी की पूरी R&D की टीम होगी, इसके वजह से ही वो रिसर्च कर पा रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स ला पा रहा है। तो यमी की स्ट्रेंथ है R&D, लेकिन टेस्टी वाला जो है बेटा, टेस्टी वाले के पास R&D टीम नहीं होगी, उसकी इंटरनल कैपेबिलिटी ही नहीं है कोई नया प्रोडक्ट बनाने की, खुद से होकर नया प्रोडक्ट बनाने की, इसलिए वो हमेशा कॉपी कर रहा है। तो बोलते हैं हमें हमारी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट के हिसाब से। भैया हमें हमारी खुद की भी तो एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को देखना है। आपको समझ में आ रहा है ना? अगर समझो बेटा आपका दोस्त जो है वो डेली समझो 2 घंटा जिम जाता है एक्सरसाइज करने, तो तुम भी उसको देख के तुम भी थोड़ी ना 2 घंटा चालू करोगे। वो 2 घंटे जिम इसलिए जा पा रहा है क्योंकि बहुत टाइम से जाता है वो, उसकी कैपेबिलिटी अलग है, तुम्हारी कैपेबिलिटी अलग है। तुम अपने कैपेबिलिटी से पहले चालू करोगे, फिर धीरे धीरे अगर तुम भी अगर क्या बताइए, तुम भी अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम भी 2 घंटे फिर कर पाओगे। तो हमें हमारे एबिलिटीज़ के हिसाब से, हमारे कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो क्या बोल रहे हैं कि बोलते हैं कि इफ़, देखो क्या लिखा है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स परमिट, मतलब अगर तुम्हारी ऐसी क्षमता है तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने का हमेशा, लेकिन तुम्हारी क्षमता ही नहीं है खुद से कुछ नया चालू करने की, तो कोई बात नहीं, तुम रिएक्टिव को चलने दो और थोड़ा थोड़ा प्रोएक्टिव यूज करो। समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूं? बताइए, कम ऑन, है ना? हाँ, बोलते हैं बीइंग प्रोएक्टिव इन एस्पेक्ट्स सच एज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स विल गिव यू एन एडवांटेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। बोलते हैं अगर तुम प्रोएक्टिव रहोगे ना तो क्या होगा, तुम नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहोगे तो कस्टमर के माइंड में आता है कि देखो ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहती है, तो तुमको कस्टमर्स के तरफ से एक एज मिल सकता है, एक बेनिफिट मिल सकता है। बोलते हैं एट द सेम टाइम क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी इनवॉल्व स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव एंड इंटरनेट स्ट्रैटेजी। मतलब कि पहले आप प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाओ एंड देन अडेप्टिंग द फर्स्ट वन पीस एंड देन अनदर एज सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कंपनी सिचुएशन चेंज। अब देखो इस चीज़ को आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसने पहले बोला कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज परमिट करेंगे ना तो हम, इट इज़ बेटर कि हम प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। लेकिन आप प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन एनवायरनमेंट के बदलने के हिसाब से तुमको रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी अपनाना पड़ेगा आगे जाके, ऐसा बोल रहा है बस, राइट। सो बोलते हैं कि दिस एस्पेक्ट कैन बी अकम्प्लिश बाय यमी फूड्स। तो यमी क्या करेगा, वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाएगा और एनवायरनमेंट के बदलने के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को अडेप्ट भी करते रहेगा बस। अब कुछ बच्चों को क्या होगा ना, अरे यार सर इसको कैसे सर ये लिखना पड़ेगा क्या, अरे यार सर, बेटा ढोकले छोले भटूरे अभी 3रा लेक्चर है ये, तुम क्यों ऐसा सोचते हो बेटा? तुम हो कौन, तुम ये समझो ना पहले। तुम खुद का ही ये इंटरनल, क्या बताइए, तुम खुद का ही इंटरनल एनवायरनमेंट असेस नहीं कर पा रहे। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि पहली बार पढ़ने में वो याद हो जाना चाहिए? आप क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करो ही मत बेटा ऐसा। क्यों आप ऐसा सोच रहे हो कि पहली बार में याद हो जाना चाहिए? अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अभी हमने क्वेश्चन किया,
कोई बात नहीं, अभी इसको जब आप ये चीज़ को अब आप आने वाले 10 दिन में 2-3 बार भी पढ़ेंगे ना, अब आपको एक स्ट्रक्चर माइंड में बैठ जाएगा कि ऐसा सवाल आया ना तो इस तरह से लिखना चाहिए। वो धीरे धीरे डेवलप होगा, अपने आप को समय दो, आप मशीन नहीं हो, बिल्कुल सही। तो ऐसा एक्सपेक्ट करो ही मत कि एकदम से अभी हो जाना चाहिए, आप समझ रहे, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, ठीक है ना। हाँ, सब पॉइंट्स में लिख सकते हैं, हाँ मतलब क्या ऐसा कर दो, हाँ लो ये लो पॉइंट्स हो गए इसके, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, कर सकते हैं ऐसा बुलेट पॉइंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इधर आइए। डन है क्या बात, आपको समझ में आया मुझे बताइए, फास्ट कम ऑन प्लीज, मैं आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट बोलते हैं, अब देखो ये थोड़ा सा और आगे का लिखा है, बोलते हैं कंपनी की करंट स्ट्रेटेजी फ्लोज फ्रॉम बोथ प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजन। वो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं जैसे जैसे सुनना ध्यान से, हाँ जैसे बेटा, जैसे बोट कंपनी, बोट जो है ना, सुनना, बोट जो है वो वायरलेस स्पीकर बनाती थी, ईयरफोन्स भी बनाती थी, है ना, वायर्ड वाले, और वायरलेस स्पीकर बनाती थी। अब बोट ने क्या बोला, अभी तक हमें चलते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही एप्पल ने वो 3.5 mm जैक हटा दिया, इससे काफ़ी मार्केट अफेक्ट हुआ था जो स्पीकर्स वगैरह बनाते उनका। अब बोट ने बोला कि हम पहले जो वायरलेस स्पीकर बनाते थे ना उसको वैसे ही चलने दो, पर जो वायर्ड ईयरफोन्स है ना, अब उसके बदले हमें वायरलेस ईयरफोन बनाना चालू करना पड़ेगा। बोलते हैं किसी भी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो दो जगहों से निकल के आती है। पहली क्या है, पहली जगह क्या है, बोलते हैं किसी भी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है ना वो 2 तरीकों से निकल के आती है। पहला क्या होता है कि बोले हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ पार्ट ऐसा होगा जो हमने पास्ट में किया हुआ है और वो अच्छा चल रहा है तो उसको वैसे ही चलने दो, लेकिन जो चीज़ में प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट के बदलने की वजह से जो प्रोडक्ट अब नहीं बिकने वाला तो उसको बंद कर दो और उसके हिसाब से नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। वही चीज़, एक बार रीड करो इसको प्लीज़, एक बार इस चीज़ को रीड करो, मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है क्या। प्लीज़ एक बार इस चीज़ को रीड करो, मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है कि एक कंपनी की स्ट्रैटेजी 2 तरीकों से निकल के आती है। पहला क्या है, प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, बोलते हैं पहले हम पहले से जो करते आ रहे थे, है ना, दैट वर वर्किंग वेल, हम पहले से जो करके आ रहे हैं, जो अच्छा चल रहा है बिजनेस, उसको वैसे ही चलने दो, उसको छेड़ो मत। एंड मेरिट कंटिन्यूएशन, बेटा ये इंग्लिश लिखने का तरीका होता है कि हमारा जो काम ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दो, और एनवायरनमेंट के बदलने की वजह से क्या हमें कोई प्रोडक्ट में चेंज करना है तो फिर वैसा कर लो बाकी प्रोडक्ट्स में, ऐसा। सो बोलते हैं कि करंट स्ट्रेटेजी इससे निकल के आएगी, एंड न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस दैट स्ट्रेंथन द कंपनीज ओवरऑल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। तो अपने ओवरऑल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस को और स्ट्रेंथन और स्ट्रांग बनाने के लिए एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो उसके हिसाब से तुम्हें न्यूली इनिशिएटेड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। आपको समझा, अगेन वो सेम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही बेटा। दिस वॉज अबाउट बीइंग प्रोएक्टिव, दिस वॉज बीइंग अबाउट बीइंग रिएक्टिव। सर क्या हमें, सुनना, अभी जैसे ही आपके माइंड में सवाल आए ना, सर क्या हमें ये याद करना है, बेटा याद आपको ये करना है, जो भी मैं एसएम समरी में लिखवा रहा हूं ये पूरा याद करना है, राइट। तो ये पूरा आपको पहले पढ़ाने के बाद हम जब समरी में आएंगे ना तो समरी में जो जो लिखाऊंगा वो याद करना है, ये पूरा, बस ये आप याद रखें, ठीक है। तो यहां पे हमें सर फिर क्या करना है, इसको पहले समझना है, इसमें से याद क्या क्या करना है वो मैं आपको समरी में लिखवाते जाऊंगा। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, मुझे बताइए, कम ऑन, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही बेटा नमन, बिल्कुल आपने सही बोला। बोलते हैं हमारे बिजनेस में जो अच्छा चलते आ रहा है उसको चलने दो, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे कि किस तरह से पढ़ना है हमें ये, कम ऑन। हाँ, बोलते हैं सर ये न्यूली इनिशिएटेड डिसीजन हम कब लेते हैं, हम तब लेते हैं बेटा जब एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है, तभी तो न्यूली इनिशिएटेड एक्शन लेंगे ना हम। एक तो वो चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी चलते आ रही है तो हम उसको ऑलरेडी चलने देंगे। तो नई चीज़ कब करेंगे, जब हमें लगेगा कि अब एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ है या कस्टमर्स को अब नई चीज़ चाहिए, जैसे आजकल एआई वगैरह का ज़माना है तो एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अब लोग बनाएंगे, कंपनीज बनाएंगे। दिस इज अ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, है ना, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलते हैं
द स्ट्रैटेजी पार्टली इज डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव, standing as the product of management's analysis and strategic thinking about the company's situation and its conclusion about how to position the company in the marketplace and tackle the task of competing for buyer's patronage. However, not every strategic move is the result of proactive planning. Things happen that cannot be fully anticipated or planned for. बेटा अब देखो, ये इंस्टीट्यूट की आदत है थोड़ी, वो पहले एक कॉन्सेप्ट को समझाएगा, फिर उसको लिखेगा दूसरी तरीके से, फिर उसको लिखेगा तीसरी तरीके से, फिर इसको लिखेगा चौथी तरीके से। जैसे समझो किसी ने मुझे मेरा नाम पूछा, मैंने बोला माई नेम इज़ मोनिश, माई सेल्फ मोनिश, समटाइम्स है ना, स्टूडेंट्स रेफर टू मी एज MV सर, पीपल ऑल्सो कॉल मी मोनिश सर। ये क्या है बताओ? बात वही थी, वही बात को अलग 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 तरीके से लिखते जाएंगे। तो आपको इससे घबराना नहीं है, हमको बस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। अब यहाँ पे अगर आप बेटा ये रीड करेंगे और अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी समझ में आती है, वो यहाँ पे फिर से वही बात बोल रहा है कि एक कंपनी की स्ट्रैटेजी, उसमें कुछ पार्ट होता है जो प्रोएक्टिव होता है, डेलिबरेट होता है, डेलिबरेटली हम खुद से होके कुछ बना रहे हैं प्लान। दिस इज अबाउट बीइंग व्हाट, दिस इज अबाउट बीइंग डेलिबरेट, अबाउट प्रोएक्टिव। बोलते हैं हमारे कंपनी का स्ट्रैटेजी का कुछ पार्ट प्रोएक्टिव होगा और कुछ पार्ट रिएक्टिव होगा। वही बात उसने यहाँ पे लिखी, उसको ही लिखने का अलग से तरीका है। तो ये कुछ काम का है क्या? बिल्कुल काम का नहीं है। इसको बस एक बार ऐसा रीड कर लेना। तो मैं इसको ना आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसा मार्क करूंगा, इसको लिख दूंगा रीड, तो इसको बस एक आधी बार रीड करना है, बस हो गया। वो फिर से वही बात बोल रहा है एक्चुअली। तो अपने को अब इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोलते, अर्थ एक बात अनेक, बिल्कुल सही बोला है ना, मतलब एक ही है पर अलग अलग तरीके से उसको लिखेंगे और अपना बहुत टाइम पास करेंगे। तो अपने को उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ओके आगे नेक्स्ट बोलते हैं व्हेन द मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न और सम एस्पेक्ट ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजी हिट्स अ स्टोन वॉल। व्हाट इज अ स्टोन वॉल? मतलब कि जैसे बोलते हैं बहुत बार हमने कोई स्ट्रेटेजी लगाई और स्ट्रेटेजी अब वर्क नहीं कर रही, हमने जैसा सोचा था वैसा उसका क्या बताइए, वैसा उसका जो है रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो कोई बात, उसको बोलते हैं हिटिंग अ स्टोन वॉल। मतलब हम जिस तरह से काम करना चाहते थे वो नहीं वर्क कर पा रहा, हम जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते थे वो कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं कि योर स्ट्रेटेजी हैज हिट अ स्टोन वॉल। जैसे समझो आप चलते जा रहे हो और एकदम से दीवार से टकरा जाओ तो क्या होगा, वैसे गिर जाओगे, बस वैसा। इसको बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी हैज हिट अ स्टोन वॉल। ये इंग्लिश लिखने का तरीका होता है बस। तो बोलते हैं कि अगर ऐसा हो कि तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए या तुम्हारी स्ट्रैटेजी, अब तुमने जो पहले स्ट्रैटेजी बनाई थी अब वो वर्क ही नहीं कर रही एनवायरनमेंट की वजह से, तो अब क्या करोगे, अब रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बना लो, ऐसा बोल रहे हैं बस। बिल्कुल डेड एंड भी बोल सकते हो उसको, बिल्कुल ठीक है ना। ये डन है बात। तो सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिएक्शन और एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो जब ये चीज़ें होंगी ना तो आपको स्ट्रेटेजिक रिएक्शन मतलब रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसा ये कुछ काम का था क्या बेटा? इसको भी रीड मारना है। आगे आगे ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, आपको पहले पूरा पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, हम फिर बाद में समरी पे भी जाएंगे। थोड़ा सा वेट करो अभी, ठीक है ना, मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको भी करवानी है। ठीक है, चले आइए वापस। नेक्स्ट बोलते हैं हेंस पार्शियली कंपनी स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज डेवलप्ड एज अ रीजनड रिस्पॉन्स टू अनफोर्सिन डेवलपमेंट्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एज वेल एज सिचुएशन विद इन द फर्म। फिर से वही चीज़ उसने अलग तरीके से लिखी है। बोलते हैं कि हमने जो अभी तक बात की ना, हमने जो अभी तक बात की ना बेटा, हेंस बोलते हैं कंपनी की स्ट्रैटेजी पार्शली कैसे बनती है, मतलब थोड़ी बहुत कंपनी की जो स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, वो बनती है एज अ रिस्पॉन्स टू द अनफोर्सिन डेवलपमेंट्स। मतलब कुछ पार्ट होता है रिएक्टिव, कुछ पार्ट होता है प्रोएक्टिव। फिर से वही है, ठीक है ना। आगे बोलते हैं क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, क्राफ्टिंग मतलब बनाना, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी दस इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर प्रोएक्टिव एंड इंटेंडेड स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस एंड देन अडेप्टिंग द पीसेज ऑफ सक्सेसफुल रिएक्शन एज सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कंपनी सिचुएशन चेंज और बेटर ऑप्शन एमर्ज। बोलते हैं इसका मतलब यह है, ये इसको मार्क करना है ना, ये एग्जाम, ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। अगर आपको याद हो
तो हमने यमी एंड टेस्टी वाले में भी इसको पढ़ा था, हमने यमी एंड टेस्टी वाले में भी ये वाली लाइन पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ जो था यहाँ पे बेटा, जो ये था ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ रीड वाला है, ये उतना काम का नहीं, ये उतना काम का नहीं। इसमें काम का क्या है, ये इनिशियल वाला पार्ट काम का है, ये काम का है और इतना काम का है, बस बाकी काम का नहीं है। बाकी बस एक आधी बार रीड करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, देखो यही चीज़ हमारे आंसर में भी लिखी थी, चेक करो। दस क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी मीन्स स्टिचिंग टुगेदर, मतलब कि हमें स्ट्रैटेजी बनाने के लिए प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों को मिला के बनानी पड़ती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे लाइन पढ़ो, सेम वही लाइन लिखी है कि प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को मिला के आपको करना पड़ेगा। बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी भी बनाओ और सर्कमस्टेंसेस जैसे जैसे बदलेंगे उसके हिसाब से रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी बनाओ, बस वही बात लिखी है। क्या डन है बात, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? कमॉन, क्या बात समझ में आ रही है मुझे बताइए, कमॉन। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट है ना। अच्छा, मैंने ना बीच में आपको एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, आप टेंशन मत लो, मुझे सब याद है, आप घबराओ मत। एक बच्चा भी बोलेगा सर आपने ना सर देखो ये वाला पैराग्राफ छोड़ दिया, बेटा मैं सब चीज़ पे होगा, अभी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ कर रहे हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट बात थी, इधर आइए, है ना, इधर आइए, जो बीच बीच का पार्ट रहेंगे ना अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। इधर आइए, नेक्स्ट मुझे बताइए, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या आएगा? बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले विजन बनाओ, विजन मिशन, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, फिर क्या करो आप एनालिसिस करो, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करो, इवेलुएट करो एंड देन करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करो, मतलब जहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है स्ट्रैटेजी में वो चेंजेस करो और फिर वापस से क्या करो बताओ, काम करना चालू कर दो। तो यही क्या है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस, ये हमने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया हुआ, बस वही यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में दिया और कुछ भी नहीं। अच्छा, काम की बात क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास के, मैंने लास्ट क्लास में ये एंड में बताया था, ध्यान दीजिए, मैंने बेटा प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैंने ये जो है बेटा, मैंने यहाँ पे मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया था, आपको याद आ रहा है? बोलते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, याद आ रहा है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये सवाल आ सकता है 2 मार्क का, या एमसीक्यू बन के आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑप्शन बी टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। आप समझे क्या? ऐसे सवाल बन के आएंगे। क्या आसान है? आसान है, मुझे बताइए, कमॉन। तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताइए। पहला क्या था? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ सके मार्केट में, ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सके। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करने का, बिजनेस में एसएम को फॉलो करने का ऑब्जेक्टिव है पहला, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स, एंड दूसरा क्या है? टू गाइड द कंपनी। बोलते हैं एनवायरमेंट में जब चेंजेस होंगे तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एसएम को यूज करो, ऐसा बोल रहे हैं। बस इतना ही है, ये भी मैं आपको समरी में लिखवाने वाला हूँ बाद में, तो ये वहां से याद हो जाएगा। ओके डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट इधर आइए। अगली बात आती है कि सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करने के बेनिफिट्स क्या है। तो हमने एक क्या देखा, ऑब्जेक्टिव। अगर समराइज वे में लिखना है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा पहले ऑब्जेक्टिव, हमने पहले देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसमें क्या था? टू आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स। एंड दूसरा क्या था? टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू चेंजेस इन एनवायरमेंट। डन। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? अब मैं आपको सुनना है, भी बहुत बढ़िया ट्रिक आने वाली। मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ बेनिफिट्स। बेटा ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके यहाँ पे दी हुई है, आपके यहाँ पे ये चीज़ दी है, ये देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजी में, ये सब दिया है बुक आपके समरी में। मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा बाद में, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ओके, विश्वास रखें, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे आइए, अगला है बेनिफिट्स, या इसी चीज़ को बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस, कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करने का इम्पोर्टेंस क्या है, या इसको फॉलो करने का बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको बताएं बेटा कि बीच में फेसबुक ने ऐसा चालू किया था कि आप जो है ना आपके डीपी में, डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर, जैसे अगर समझो अगर 15 अगस्त है तो आपका जो भी फोटो रहता ना, बस उसमें क्या बताइए, यहाँ पे ऐसा झंडा बन जाता, समझ में आ रहा है। इसको फ्रेम बोलते थे, फ्रेम मतलब आप आपके डिस्प्ले पिक्चर में ये फ्रेम लगा सकते हैं। आपको पता है ऐसा एक ऑप्शन आता था पहले फेसबुक में, पहले की बात है बहुत, आप अभी भी आता होगा पर अब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है फेसबुक, है ना, याद है क्या आपको ऐसा। तो यार मुझे ना वो बहुत ही मतलब, ऑब्वियसली आप झंडा वंडा लगाए अच्छी बात है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, ये जो फ्रेम वाला जो सिस्टम था ना कि तुम अपने फोटो में फ्रेम चिपकाओ, ये मेरे को ऐसा लगता था कि यार ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ऐसा लगता था, प्लीज़ ध्यान दीजिए, मुझे ऐसा लगता था सर ऐसा क्यों करते हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता था कि फेसबुक पे, मुझे बेटा ये देख के ऐसा लगता था कि फेसबुक पे ये फ्रेम वाली डीपी, फेसबुक पे ये फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं, मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आती थी। मुझे ना ये चीज़ समझ में आती थी कि फेसबुक में फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं। अच्छा मज़े की बात है बेटा, ये चीज़ मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि ये इसका ट्रिक है, दिस इज द मेमोरी ट्रिक। आई, दिस इज द मेमोरी ट्रिक ऑफ बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, है ना। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये ट्रिक है एक्चुअली, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, है ना। तो ये ट्रिक है, ध्यान देना, क्या है ट्रिक, बोलते हैं फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं, पर क्यों कैसा आएगा, सी से, और यहाँ पे 2 क्यों आते हैं तो C² होगा, ठीक है। चलिए बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए इधर, ठीक है, इधर आएंगे तो बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अगर फॉलो करोगे ना तो इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, अरे भैया फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस होते रहेंगे, तो हम पहले से तैयार रह पाएंगे अगर एसएम को फॉलो करेंगे तो पहला बेनिफिट क्या है एसएम का, कि इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। तो पहला क्या है, इट प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। तो फेसबुक पे, प्लीज ध्यान दीजिए, फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी, अगला क्या है फ्रेम, याद रखें। बोलते हैं एसएम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब कि हमें हमारे बिजनेस में हमें कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, किस में नहीं, कौन से प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए, आपको कौन से मार्केट में जाना चाहिए, किस में नहीं। जैसे अल्टीमेट सीए का फिलहाल ये हमने बहुत ही कॉन्शियसली डिसाइड किया है। देखो स्ट्रैटेजी इज व्हाट, इट इज़ अ कॉन्शियसली डिजाइंड प्लान ऑफ एक्शन, स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट, है ना। बोलते हैं हमने ये खुद से कॉन्शियसली सोचा है कि हम ऑफलाइन मार्केट में फिलहाल नहीं जाएंगे। आप समझिएगा बात, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में कभी भी नहीं जाएंगे, पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस फिलहाल नहीं होती, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमको नहीं जाना अभी ऑफलाइन में। आपको समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि हमने जो बोला हम जो करेंगे वैसे ही बाकी सबको करना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। बोलते चूंकि हम एसएम को फॉलो करते हैं अल्टीमेट सीए में भी, तो हमें इसके वजह से पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा नहीं, कौन से मार्केट में जाना है, किस में नहीं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स, मतलब अगेन वही बात है कि कौन से बिजनेस में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को डिसाइड करने में हेल्प करता है एसएम। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करके देता है एसएम का सब्जेक्ट। तो पहला क्या था, इट प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। पहला पॉइंट क्या है,
प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू क्या बताइए, फेस द फ्यूचर। दूसरा क्या था, इट एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। फिर अगला क्या है, डी, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, फिर अगला क्या है, डी, प्लीज इधर आइए। डी से क्या है, बोलते हैं कि एसएम को यूज करके ही हमें पता चलता है, बोलता है एसएम का जो सब्जेक्ट है वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे मिशन कैसे बनाने चाहिए। बोलते हैं एसएम गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड, इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो डीपी था ना, उसका डी है डिफाइनिंग गोल्स एंड मिशन। तो हमें गोल्स मिशन को डिफाइन करने में एसएम हेल्प करता है, इन डिफाइनिंग गोल्स एंड मिशन। फिर पी से क्या है, कम ऑन, अगला पी से क्या है, बोलते हैं कि एसएम जो है ना, एसएम का सब्जेक्ट, अगर हम पहले से ही एसएम का सब्जेक्ट फॉलो करेंगे हमारे बिजनेस में तो क्या होगा, ये हमें प्रोएक्टिव रहना सिखाता है। एसएम का जो सब्जेक्ट है ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज़ ध्यान दीजिए। बोलते हैं एसएम का जो सब्जेक्ट है ना, अगर हम बिजनेस में फॉलो करें ना तो ये हमें पहले से क्या बताइए, प्रोएक्टिव रहना सिखाता है। मतलब कि जो कंपनीज एसएम फॉलो नहीं करेंगी वो क्या करेंगी, वो हमेशा रिएक्टिव मोड में रहेंगी कि जब कुछ बहुत गड़बड़ होंगे एनवायरनमेंट में तभी ये लोग कुछ करेंगे। लेकिन एसएम ऐसा नहीं है। एसएम अगर तुम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ये आपको क्या करती है, ये आपको हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव रहने में। तो अच्छी बात है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोएक्टिव ही रहना चाहिए। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना अच्छी बात होती है, ठीक है ना। सो हमें प्रोएक्टिव रहने में ये हेल्प करता है। सो एसएम का सब्जेक्ट हमें हेल्प करता है इन बीइंग प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फेसबुक पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं, अभी 2 सी है, ध्यान दीजिए, है ना। क्यों लगाते, क्या है बताओ, प्लीज ध्यान दीजिए, क्या है बताओ, क्यों लगाते हैं ना। तो 2 सी है, इधर आइए, इधर आइए, ध्यान देंगे। तो पहला सी है कि एसएम एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। बोलते हैं अगर तुम एसएम का सब्जेक्ट फॉलो करोगे ना तो तुमसे गलतियां होने से पहले ही तुम बच जाओगे। देखो कुछ ना कुछ गलतियां तो होगी, पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुमसे गलती होंगी ही नहीं। तो बोलते हैं अगर तुम तुम्हारे बिजनेस में बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो एसएम को यूज कर सकते हो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। मतलब एसएम को फॉलो करते रहो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट बिजनेस में लगाते रहो, तो अपने आप क्या होगा, अपने आप जो कॉस्टली मिस्टेक्स तुम कर सकते थे वो नहीं करोगे, ऐसा बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है। बोलते हैं एसएम का सब्जेक्ट हमें गलती करने से बचाता है, वो हमें बताता है कि कौन से सिचुएशन में बिजनेस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूं, बताइए, कम ऑन। यस, तो इट हेल्प्स, इट क्या बताइए, इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। फिर एक और सी है, बोलते हैं ये हमें एसएम का सब्जेक्ट जो है ये हमें हमारी कोर कंपिटेंसीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, हमारे कोर कंपिटेंसीज में। बोलते हैं बेटा प्लीज ध्यान दीजिए, है ना, प्लीज बेटा ध्यान देंगे इस चीज पे प्लीज ध्यान देंगे। बोलते हैं कि एसएम जो है ना हमें क्या करता है, हमारी कोर कंपिटेंसीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। देखो ऑलमोस्ट ना बेटा हर एक कंपनी थोड़ा बहुत रिसर्च तो करती है, थोड़ा बहुत, लेकिन एप्पल जैसा रिसर्च करती है क्या वैसा रिसर्च बाकी कंपनी कर पाती है क्या एप्पल जिस प्रकार के नए प्रोडक्ट्स लाती है मार्केट में, क्या वैसे प्रोडक्ट्स बाकी कंपनी ला पाती है क्या? जल्दी यस और नो बताएंगे, कम ऑन मुझे बताइए। एक होती है कंपिटेंसी, एक होती है कोर कंपिटेंसी। मुझे बताओ, जैसे कि रिसर्च करना, सारी कंपनीज थोड़ा बहुत रिसर्च तो करती है, लेकिन एप्पल जैसा करता है वैसा कोई और कर पाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एप्पल के लिए
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिर्फ एक कंपिटेंसी, सिर्फ एक एबिलिटी नहीं, उनकी कोर कंपिटेंसी है। कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ऐसी चीज जिसमें तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारे जैसे कोई बाकी लोग तुम्हारे जैसे बन ही नहीं पाते उसमें। आपको समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूं? ये आपकी कोर कंपिटेंसी होती है। तो बोलते हैं अगर तुम एसएम का सब्जेक्ट फॉलो करोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा चीजों में तुम्हारी कोर कंपिटेंसी डेवलप होते जाएंगी, तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों में और बेटर होते जाओगे, बेस्ट होते जाओगे, और फिर तुमको लोग आसानी से कॉपी नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आया मैं पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे कोर कंपिटेंसी के ऊपर अलग से पूरा एक टॉपिक आता है बाद में आगे के चैप्टर्स में, फिलहाल इतना समझ में रखे, ठीक है ना। सो बोलते हैं एसएम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कोर कंपिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एसएम को फॉलो करोगे पहले से तो क्या होगा, तुम अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह पाओगे मार्केट में। यस, तो बोलते हैं एसएम का सब्जेक्ट किस में हेल्प करेगा, हमें कोर कंपिटेंसीज को डेवलप करने में, कोर कंपिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डेवलप करने में हेल्प करेगा। एंड फाइनली तो डीपी क्यू, 2 सी हो गए, क्यू लगाते हैं, लगाते का एल लेना है। बोलते हैं इट एनहांसेस द लॉन्जेविटी, मतलब अगर तुम अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो भैया एसएम पहले से ही फॉलो करो। जो ऑर्गेनाइजेशन एसएम फॉलो करेगा उसका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलेगा। ये समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए जल्दी से, इट एनहांसेस द लॉन्जेविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुम ये फॉलो करेंगे तो एनहांसेस द, अगर एसएम फॉलो करोगे तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्जेविटी बढ़ेगी, मतलब तुम और लंबे समय तक बिजनेस को चला पाओगे। तो कम ऑन, जल्दी मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है ना, जल्दी मुझे बताएंगे, कम ऑन मुझे बताओ कि व्हाट इज द बेनिफिट या इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम। कम ऑन, बोलते हैं फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं। अच्छा, हमने बेटा इसके अंदर का भी मसाला थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ये अंदर जो इन्होंने लिखा है ना, थोड़ा जो माल मसाला अंदर लिखा है उसको थोड़ा सा मैं रीड भी करेंगे बाद में, तुम टेंशन मत लो अभी, ठीक है ना। मुझे बताइए, कम ऑन फास्ट, मुझे बताओ फेसबुक पे सॉरी मुझे बताइए बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कम ऑन, फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं? सबसे पहले बोलते हैं एसएम जो ना, एसएम इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर। इसी में पॉइंट आता है पाथ फाइंडर, कि एसएम एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर, मतलब कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किस रास्ते पे लेके जाना है उसको, उसमें रास्ते को चुनने में हेल्प करता है। तो कम ऑन, एसएम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर। तो फेसबुक पे फ्रेम वाली, फ्रेम क्या था? बोलते हैं एसएम प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। एसएम प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस, याद आ रहा है? अगला, फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी, डी से क्या था? इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट, सॉरी डी से क्या था आपका? इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग गोल्स एंड मिशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मिशन को डिफाइन करने में हेल्प करेगा एसएम। अगला क्या है? डीपी, पी से क्या था? बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव रहने में हेल्प करता है। एसएम को फॉलो किया तो आप ज्यादा प्रोएक्टिव रह पाएंगे रादर देन रिएक्टिव। देन क्यू लगाते हैं, क्यू लगाते हैं तो इसमें सी से करना है, 2 सी है। पहला सी क्या है कि एसएम एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि आपसे बड़ी बड़ी गलतियां हो ही नहीं, पहले ही एसएम लगा लो। एंड अगला क्या था? सी, कि एसएम का सब्जेक्ट हमें कोर कंपिटेंसी डेवलप करने में हेल्प करेगा, मतलब हमारी ऐसी एबिलिटीज डेवलप हो जाएगी कि ताकि फिर हमको कोई दूसरा आसानी से कॉपी चाह के भी नहीं कर पाएगा। तो कोर कंपिटेंसी को डेवलप करने में हेल्प करेगा। एंड दूसरा क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ताकि आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सके। एंड आखिरी क्या है? क्यू लगाते हैं, एल, इसका एल लेना है। तो फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यू लगाते हैं तो एल से क्या था? एनहांसेस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस। तो एसएम फॉलो करोगे तो अपने बिजनेस को लंबे समय तक चला पाओगे। क्या याद रहेगा मुझे बताइए, कम ऑन। तो फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं? आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात आती है, ध्यान देंगे, अगली बात आती है बेटा, अगली बात आती है लिमिटेशंस। अगली बात आती है बेटा लिमिटेशंस ऑफ एसएम।
बेटा याद रखना, जब भी आपको किसी चीज़ का लिमिटेशन या कमियाँ, लिमिटेशन मतलब कमियाँ बोलते हैं, जब भी आपको किसी चीज़ का लिमिटेशन या कमियाँ याद ना आए ना, तो एक कमी तो हमेशा हर चीज़ में होती है। जनरली एक कमी हर चीज़ में होती है, वो होती है कॉस्टली। तो एक होता है कॉस्ट का और एक और होता है टाइम का। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखें। अगर तुमको लिमिटेशन, कोई भी चीज़ का लिमिटेशन या कमी निकालनी है ना, तो या तो कॉस्ट या तो टाइम, दोनों में से जनरली कोई एक आधा पॉइंट होता ही है, इसमें दोनों है। तो याद रखें। कैसे याद रखना है इसको? बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ एस एम। बोलते हैं एस एम में, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं बेटा प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं एस एम में, एस एम प्लीज़ ध्यान दीजिए बेटा, बोलते हैं एस एम में जो है ना, बोलते हैं एस एम में कमियाँ क्या है? इसकी कमी यह है कि ये कॉस्टली है। इसकी कमी क्या है? बोलते हैं कि ये ना एस एम जो है ना कॉस्टली है। बोलते हैं और बोलते हैं और बोलते हैं कॉस्टली है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलते हैं एस एम जो है ना बेटा, एस एम बोले वो कॉस्टली है, एस एम जो है ना वो कॉस्टली है और बोले एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी ट्रिक है कि लिमिटेशन ऑफ एस एम, बोले इट इज कॉस्टली एंड एटसेट्रा एटसेट्रा ईटीसी। तो कॉस्टली ईटीसी। अब याद रखें, पहला देखें, पहला मतलब क्या है देखिए, आइए इधर। बोलते हैं कि व्हाट इज, बोलते हैं एस एम का लिमिटेशन क्या है? पहले लिमिटेशन देखें, पहले लिमिटेशन है कि इट इज़ क्या बताइए? कॉस्टली। बोलते हैं कि बेटा अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं मार्क जकरबर्ग की अगर मैं सैलरी देखूं, इसका क्या है? $1 कैसे आ रहा है भाई? मार्क जकरबर्ग को छोड़िए, इसका लो, ये सुंदर पिचाई है ना, CEO ऑफ गूगल, सुंदर पिचाई। बोलते हैं ये जो तुम्हारे टॉप मैनेजमेंट वाले लोग रहते हैं ना, वो फुकड़ में काम नहीं करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए पैसा बहुत लेते हैं। इधर देखें, बोलते हैं इसकी पर ईयर, किसकी? गूगल के CEO की पर ईयर सैलरी कितनी है देखो। बोलते हैं 16 करोड़, है ना? बहुत कम लग रही मेरे को तो ये 16 करोड़ बस। ठीक है, मतलब ये तो 16 करोड़ तो बहुत कम है ना? अपन और किसकी देखे बताओ? वो कौन है इसका? माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? सत्या नडेला। इसकी सैलरी कितनी है? हाँ, अब आया ना मजा, ये देखो $48.5 मिलियन बेटा। 485 लाख डॉलर। आपको समझ में आ रही बात है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 485 लाख डॉलर, ठीक है ना? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, उनको पैसा भी बहुत देना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना कोई छोटी बात नहीं, ठीक है ना? तो जनरली अगर एसएम को फॉलो करना है तो तुमको ऐसे लोगों को भी हायर करना पड़ेगा, और उनको हायर करने में पैसा काफ़ी ज़्यादा। तो एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को क्या करने में बताओ, उनको हायर करने में पैसा बहुत लगता है, ठीक है? सो इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। तो क्या है पहला पॉइंट इसका? तो इसका पहला पॉइंट है बेटा कि इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। दूसरा क्या है मुझे बताइए, दूसरा क्या है? नेक्स्ट दूसरा क्या है इसमें? कॉस्टली एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? दूसरा है बेटा ये, बोलते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस। बोलते हैं देखो इसमें वो एप्पल का मैंने बोला था ना 3.5 mm वाला, वो देखो बोलते हैं एप्पल चेंज द मार्केट डायनामिक्स, मतलब उसने मार्केट को बदल के रख दिया बाय ऑफ द स्पीकर इंडस्ट्री। तो जो कंपनी सिर्फ स्पीकर वगैरह बनाती थी ना, उनको मतलब क्या बताए, पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया जब एप्पल ने क्या किया 3.5 mm ऑडियो जैक, वो जो नहीं क्या गड्ढा रहता है फ़ोन के अंदर जिसमें आप वो डिच्चू डालते, ईयरफोन का नहीं क्या वायर डालते, वो गड्ढा ही हटा दिया उसने। तो बाय रिमूविंग द 3.5 mm ऑडियो जैक फ्रॉम आईफोन,
तो अब क्या होगा, अब जो भी स्पीकर बनाने वाली कंपनीज हैं, नाउ टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट, ऑल मेजर स्पीकर ब्रांड्स हैड टू पुट कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट टू डेवलप देयर ओन ट्रूली वायरलेस स्पीकर। आपको मालूम है कि नहीं, TWS जो भी है वो ईयरफोन आते ना, ये वो नहीं क्या, ईयरिंग जैसे जो रहता है ईयरफोन, उसको TWS बोलते हैं, ट्रूली वायरलेस स्पीकर्स, उसको TWS बोलते हैं, है ना, या ईयरबड्स या एयरपॉड्स जो बोलते हैं उसको, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्पीकर बनाने वाली कंपनीज थी, क्या इसने कभी सोचा था क्या कि एप्पल ऐसा कर देगा? और होता क्या है बेटा, जनरली जब एप्पल कोई चीज़ करता है ना, तो धीरे धीरे बाकी कंपनीज भी उसको कॉपी करना चालू कर देती है। तो अब अगर आप देखेंगे तो सैमसंग के भी जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, जो महंगे मॉडल्स होते हैं, उसमें ईयरफोन का जैक नहीं होता। तो ऐसा देखा जाता है, तो एप्पल अगर कुछ करता है ना, तो धीरे धीरे बाकी कंपनीज भी उसको फॉलो करती है। और अगर एप्पल ने कुछ कर दिया, एप्पल ने चार्जर देना बंद किया, सैमसंग ने भी चार्जर देना बंद कर दिया। तो एप्पल जब कुछ करती है ना, तो उसका मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या स्पीकर बनाने वाली कंपनीज, क्या ईयरफोन बनाने वाली कंपनीज ने पहले से सोचा होगा क्या कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं। तो SM में ये होता है कि हम पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह सब बना के रख लेते हैं हमारी, पर एनवायरनमेंट को हम एस्टिमेट फिर भी नहीं कर सकते ना। SM तुमको क्या बताएगा, स्ट्रैटेजी बनानी कैसी ये बताएगा, पर एनवायरनमेंट को जो है फ्यूचर में क्या होगा वो बता सकते हैं क्या आप एग्जैक्टली? वो तो कोई भी नहीं बता सकता। बस यही प्रॉब्लम इसका बोलते हैं कि SM को यूज करके आप फ्यूचर को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं पूरा एग्जैक्ट वे में। बोलते हैं इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू अ फर्म स्ट्रेटेजी। So difficult to estimate the competitive response. So difficult to estimate. तो यहाँ पे costly, then E, difficult to estimate the competitive response. तो कॉस्टली था, है ना। टी से क्या होगा मुझे बताओ, मुझे बताइए टी से क्या होगा जल्दी, टी से क्या होगा बताइए कमन। टी से आता है बेटा टाइम कंज्यूमिंग, कि समय लगता है स्ट्रैटेजी बनाने में। अच्छा बहुत बार क्या होता है, मैं एक वो एंटरप्रेन्योर का मैं एक वो देख रहा था पॉडकास्ट, वो उसमें बता रहा था एंटरप्रेन्योर कि ज़्यादातर कंपनीज फेल क्यों होती पता है? बोलते वो स्ट्रैटेजी बना तो लेते हैं, प्लान बना तो लेते हैं, पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। बहुत बार क्या होता कि हम दनादन प्लान बनाते रहते हैं, बस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। बोले प्लान बनाने में ही इतना टाइम लग गया कि अब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। जैसे तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, CA फाउंडेशन की क्लास खत्म होने के बाद तुमने पूरा प्लान बनाया होगा कि अब आने वाले 2 महीने में कैसे पढ़ेंगे। वो प्लान बनाने में तुम पूरा 1 आध हफ्ता लगाते कि सुबह 4 बजे उठेंगे, फिर 4 से 6 पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 6:10 से लेके 8:30 को पढ़ेंगे, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक जिसमें ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ऐसा खतरनाक प्लान बनाते तुम, उसको बनाने में टाइम पहले लगाते, पूरा रिसर्च करते यूट्यूब पे, हाउ टू मेक टाइम टेबल, हाउ टू मेक टाइम टेबल फॉर गेटिंग एन AIR, है ना, ऐसे वीडियो बनाते लोग, हाउ टू मेक टाइम टेबल। फिर तुम वो वीडियो देखोगे, फिर एक का देखा, फिर उसका तुमने प्लान बनाया, पता चला 2 दिन में तुम फॉलो नहीं कर पा रहे, फिर से तुम वीडियो देखते कि यार इसका प्लान जमा नहीं, अब किसी और का बनाना। बोलते बहुत बार क्या होता है, प्लानिंग करते करते, हाँ प्लानिंग करते रहने में एग्जीक्यूशन की बैंड बज जाती है। अरे यार लाइक ठोक देंगे वीडियो को अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो, जल्दी फास्ट, ये समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है, प्लीज लाइक ठोकेंगे। डन है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। एंड सी से क्या आखिरी सी क्या है, कम ऑन, आखिरी सी है आपका ये कि एनवायरनमेंट ना इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। तो हमें SM को यूज़ करके एनवायरनमेंट को हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। यस हम देखेंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कैसे करें, लेकिन फिर भी क्या बताइए, एनवायरनमेंट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली टर्बुलेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा बदलते रहता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसको समझना बहुत मुश्किल है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स होना। टर्बुलेंट होने का मतलब है जो बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है, तो बोलते हैं एनवायरनमेंट इज व्हाट हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट कंप्लीटली, है ना। बहुत बार हमने जो सोचा था ना, हमने सोचा था कि ऐसा होगा,
हमने सोचा था, जैसे ओला ने सोचा था कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करूंगा, लोग पागल हो जाएंगे, दनादन दनादन खरीदेंगे। ऐसा हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर पता चला उसके गाड़ियों में आग लगते जा रही। देखा था कि नहीं तुमने? हाँ, तुमने देखा है कि नहीं? रही है एक, हाँ, तुमने यूट्यूब पे कभी देखा है ये चीज़ को कि ओला की कार, वो टू व्हीलर में क्या बताइए, आग लग जाती, उसमें बैटरी ज़्यादा गर्म हो जाती, क्या होता पता नहीं। अभी ऑब्वियसली उन्होंने अभी काफ़ी उसको इम्प्रूव किया है, लेकिन स्टिल, है ना, लेकिन स्टिल ऐसा होता था। क्या आपने ये देखो तो, ये देखिए, अरे यार अपने आप लग रही, अपने आप आग लग रही है, अपने आप आग लग रही इसमें। तो ये क्या है मुझे बताओ, कम ऑन, ये क्या है, व्हाट इज दिस? हाँ, बोलते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्रांड्स काउंटेड ऑन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स दे वुड हैव बिकॉज ऑफ ह्यूज पुश फ्रॉम गवर्नमेंट। तो जो टू व्हीलर बनाते थे कंपनीज, उन्होंने बोला कि चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत हमें हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी बांट रहा है। लेकिन हुआ क्या? मुझे बताइए। बोलते हैं हावेवर कस्टमर्स आर गेटिंग रिलक्टेंट, मतलब अब कस्टमर्स बहुत सोचते हैं खरीदने के पहले, है ना, टू परचेस इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, है ना, फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स ऑफ बैटरी कैचिंग फायर। बेटा देखो क्या बढ़िया बुक बनाई इंस्टीट्यूट ने, बहुत सारे एग्जाम्पल बढ़िया भी दिए, बहुत फालतू भी दिए कुछ कुछ, पर अच्छे वाले भी दिए कुछ, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि द ऑर्गेनाइजेशंस एस्टिमेट अबाउट इट्स फ्यूचर शेप में ऑफुली गो रॉन्ग। तो ऐसा हो सकता है कि हमने जो सोच के स्ट्रैटेजी बनाई थी, पता चला वैसा कुछ हुआ ही नहीं, और बल्कि गड़बड़ और बढ़ गई। तो बोलते हैं एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट है जिसको समझना, टर्बुलेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा चेंज होता हो, है ना। तो यहाँ पे ये हाईली कॉम्प्लेक्स। तो मुझे बताइए, कम ऑन, मुझे बताइए एक मिनट रुके हैं, एक मिनट। यस कोई बात नहीं, मुझे बताइए, बस ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म हो गया मेरा। ये इसने दम तोड़ दिया बेटा टैबलेट ने, ठीक है। तो मुझे बताओ जल्दी से कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ SM। कम ऑन, जल्दी से, बस एक बार क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ SM? क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है? सबसे पहली बात बोलते हैं फेसबुक पे फ्रेम वाली DP क्यों लगाते हैं? पहला, SM हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर। याद आ रहा है? अच्छा, अगली बात, नेक्स्ट। अरे यार प्लीज ध्यान दीजिए ना, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, अगली बात क्या है? इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर। अगला क्या था? फेसबुक पे फ्रेम वाला क्या था पॉइंट? बोलते हैं SM क्या प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। फेसबुक पे फ्रेम वाली डी से क्या था? डी, SM हेल्प्स अस इन डिफाइनिंग मिशन एंड गोल्स। देन P से क्या था? P से था कि SM हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन बीइंग प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। तो फेसबुक पे फ्रेम वाली DP क्यों लगाते हैं? उसमें 2 C है, 2 C। पहला C क्या है बताओ? पहला C क्या है? बोलते हैं इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, एंड अगर SM फॉलो करोगे तो पहले से ही तुम कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे। अगला C क्या था? SM हेल्प्स इन बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड Q के बाद था लगाते हैं L से था इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस। याद हुआ कि मुझे बताओ, कम ऑन, सच बताइए, याद हुआ कि नहीं? अरे यार कम ऑन यार, लाइक ठोकेंगे अगर याद हो गया तो, जल्दी फास्ट। क्या याद हो गया कि नहीं मुझे बताइए, कम ऑन, वेरी गुड। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अगली बात मुझे बताएंगे, नेक्स्ट बात मुझे बताएंगे जल्दी। अगला था व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ SM। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ SM? SM का लिमिटेशन क्या है? कम ऑन, इसका लिमिटेशन क्या था? बोलते हैं SM जो है ना कॉस्टली होता है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा।
SM इज़ व्हाट, SM इज़ कॉस्टली एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बोलते हैं ये क्या बताइए, ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसमें एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को लगाना पड़ता है जिसके लिए पैसा बहुत खर्चा होता है। देन ई से क्या था, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, है ना। देन टी से क्या था कि टाइम कंज्यूमिंग है ना। हमने ये सेकंड वाले में एग्जांपल दिया था एप्पल का, वो नहीं क्या, एप्पल ने 3.5 mm जैक हटा दिया। हाँ, फिर तीसरा क्या था कि टाइम कंज्यूमिंग है, प्लानिंग में इतना टाइम लग जाता कि एग्जीक्यूशन फिर कर ही नहीं पाते। एंड चौथा क्या है कि एनवायरनमेंट बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट नेचर का होता है, तो SM को यूज़ करके हम उतने अच्छे से समझ नहीं पाते। बहुत बार हमने जो जैसी स्ट्रैटेजी सोची थी इट में गो ऑफुली रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है बहुत बार, जिसमें हमने वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जाम्पल देखा था। बस हो गया, और जियो धन धना धन, हो गया ना भाई। अब मुझे बताइए, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखना। हाँ, ये सवाल कितनी बार आया हुआ है, ये देखो मतलब यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी मेरे को। आप SM कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 7 चेक करेंगे, SM कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें, क्या है, बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बता सकते हो क्या आप, यस कॉस्टली एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बस वही चीज़ लिखी है। कितनी बार आया हुआ है आप देख लो खुद ही, मतलब ऑलमोस्ट सारे RTP में तो आता ही है, ऑलमोस्ट सारी RTP होगी ना भाई, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। इतनी बार आया हुआ है, बताओ, तो वेरी इंपॉर्टेंट। शायद अभी एग्जाम में भी इसमें ये या तो एडवांटेज, दोनों में से एक आता ही है ना। अच्छा, अगला ही सवाल देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बता सकते हो क्या आप। देखो, मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस, एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, फेस द फ्यूचर, है ना, ये फोर्स हो गया है, फेस होना चाहिए, एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। बोलना इस 13 से ज़्यादा पॉइंट हम बता सकते, तूने 4 लिखे ना, हम 4 से ज़्यादा बता सकते बोलने का, बुक को ऐसा बोलने का, तेरे को 4 से ज़्यादा बता सकते हम, समझे ना। अभी डन है बात। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें याद हो रही है। इसी तरह से हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगे ना, इसी तरह से याद करते रहेंगे। और जब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पहले समरी भी इसमें थोड़ा सा लिखवाऊंगा, इनिशियल रिवीजन करने के लिए हम ये समरी के थ्रू करेंगे, तो आपको ये करते करते धीरे धीरे चीज़ें याद होना चालू हो जाएगी। ठीक है, डन है बात, मुझे बताइए, कम ऑन। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर गाइस। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको पढ़ के कैसा लगा है ना। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ हमारे क्लासेस के बारे में डिटेल्स शेयर करें कि वो जो है ultimatecA.com हमारे वेबसाइट पर जाके एनरोल कर सकते हैं आप। या तो आप यहाँ पे क्या बताइए, कॉम्बो ले सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी ले सकते हैं, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक्स गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि कल है बेटा हमारा संडे, तो अभी हमारा अगला सेशन संडे को नहीं मंडे को होगा, ठीक है ना। तो संडे हो या मंडे, क्लास होंगी मंडे को। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं।